नमस्ते छात्रों। विषय हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 8वीं, पहली इकाई में से 7वां पाठ है मेरे रजा साहब। और इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज जी। यह पाठ एक संस्मरण विधा है, मतलब हमारा यह जो पाठ है वह एक संस्मरण है। तो बच्चों, संस्मरण किसे कहते हैं यह पहले हम देखते हैं। संस्मरण उसे कहते हैं जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके बारे में जो कुछ रचनाएं या लेख लिखे जाते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। अथवा संस्मरण का अर्थ हम ले सकते हैं यादें। यानी कि इस पाठ में रजा साहब के बारे में सुजाता जी ने लिखा है। और दूसरी बात यह है कि रजा साहब है कौन और उनका पूरा नाम या जानकारी क्या है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सैयद हैदर रजा यह उनका पूरा नाम है और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिनका जन्म भारत में हुआ था। और इनका संस्मरण हमारे सामने रखने का काम लेखिका सुजाता बजाज जी ने किया है। सुजाता बजाज जी इन्हें अपना गुरु मानती थी, इसलिए उनके साथ बिताई हुई यादें वह हमारे सामने इस पाठ के द्वारा बताना चाहती है। तो छात्रों, सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। लेखिका का जन्म राजस्थान में से जयपुर शहर में 1958 में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। मतलब आपकी चित्रकला एवं मूर्तियों को लेकर देखा जाए तो उस पर हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति का जो प्रभाव है वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। इस प्रकार छात्रों, हमें जो लेखिका का परिचय है वह परिचय दिखाई देता है। आगे उनकी प्रमुख कृतियां हैं जिसमें सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। इसके बाद गद्य संबंधी जानकारी है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण मतलब यादें। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। मतलब छात्रों, इस पाठ को लेकर अगर देखा जाए तो इस पाठ में लेखिका ने प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब के साथ बीते हुए जो यादें हैं उस यादों का पूरी तरह से वर्णन किया है, जिसमें वह रजा साहब के सर्वधर्म समभाव की भावना जो है वह भावना, मानव मात्र से प्रेम किस प्रकार से वह करते थे अथवा युवा कलाकारों को वह किस प्रकार से प्रोत्साहित करते थे, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न इस पाठ के द्वारा लेखिका ने किया है। और इस पाठ से हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि एक सच्चा कलाकार किस प्रकार से होता है, यह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई।
लेखिका यहाँ पर कौन सी बात बताती है कि 23 जुलाई को सुबह सुबह ही उन्हें एक समाचार मिला, और वह समाचार इस प्रकार से था कि जो प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब है, वह रजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बात को सुनते ही उनके मानस पटल पर यानी कि उनके मन पर यादों की जो एक कतार है, जो पंक्तियां है, वह पंक्तियां लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। बात किस समय की बताती है लेखिका कि पिछले फरवरी की बात है कि मैं दिल्ली में गणपति प्रदर्शनी के लिए पहुंची हुई थी, और वहां पर जाने के बाद मैं सोच रही थी कि रजा साहब भी शायद व्हील चेयर पर बैठकर उस प्रदर्शनी का उद्घाटन मतलब शुभारंभ, जो उद्घाटन है, जो शुभारंभ है, वह शुभारंभ करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन उस रात को एक अनहोनी सी हुई। अनहोनी सी यानी कि एक प्रकार की दुर्घटना, अथवा जो पहले कभी भी इस प्रकार का हादसा न हुआ हो। उस रात रजा साहब अपने सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। यानी कि यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि उस रात को एक दुर्घटना ऐसी हुई, अथवा एक अनहोनी से ऐसी हुई कि रात के समय रजा साहब लेखिका के सपने में आ गए, और सपने में आकर उन्होंने लेखिका को उठाया, और उनके बीच में जो बातें हैं वह बातें होने लगी। बातों के बाद जाते समय रजा साहब ने उन्होंने जो शो है उस शो को लेकर शुभकामनाएं दी, और मुझसे विदा करके वहां से वह चले गए। और जाते वक्त उन्होंने कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर पर सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। यानी कि सपने में जो बात उन्होंने देखी थी, उस बात को लेकर उन्होंने क्या किया कि तुरंत वह अस्पताल में पहुंच गई। अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां का दृश्य इस प्रकार से था कि रजा साहब बिस्तर पर शून्य की भांति लेटे हुए थे। शून्य की भांति यानी कि नीचेष्टा से। और उनके हाथों को छूने के बाद सिर पर मुझे यह महसूस हुआ कि उनकी सिर पर जो सांसें हैं वह सांसें चल रही है। अंत में मैंने उन्हें अलविदा कहा और वहां से मैं लौट आई। अलविदा का अर्थ है विदा। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब बच्चों, यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि रजा साहब जी के मन में किस प्रकार से सर्वधर्म समभाव की भावना थी। जैसे कि उनके नाम को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वह मुस्लिम होने के बाद भी हमेशा हिंदू और ईसाई इस धर्म को भी वह पूजते थे, अथवा किसी भी प्रकार का जो भी कोई भेदभाव है वह धर्म को लेकर भेदभाव अपने मन में नहीं रखते थे। क्योंकि उनके स्टूडियो का उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान अथवा उनकी माँ का भी एक फोटो वहाँ पर दिखाई देता था। और जो भी गांधी जी की आत्मकथा थी, उस आत्मकथा के साथ साथ भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ जो सूखी मालाएं थी, वह मालाएं भी वहां पर रखी हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि आगे जाकर उदाहरण बताया गया है कि वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब बच्चों, यहाँ पर
रजा साहब की सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वह भावना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आगे हमें दूसरी बात लेखिका बताना चाहती है कि एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यशयच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। जैसे कि लेखिका जब जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखने के लिए चली गई थी, उस वक्त प्रदर्शन देखते समय किसी ने कहा कि अरे यह तो प्रसिद्ध चित्रकार यशयच रजा है। और मैं उस वक्त एकदम से क्या हो गई, सावधान सी हो गई, क्योंकि जो मैंने प्रसिद्ध चित्रकारों की सूची बनाई थी उस सूची में उनका भी नाम दिखाई देता था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारे बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि और क्या क्या करती है आप। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मतलब जिस वक्त लेखिका को मालूम पड़ा कि प्रदर्शनी में रजा साहब आ चुके हैं, उस वक्त तुरंत वह रजा साहब के सामने चली गई और रजा साहब से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। जिस वक्त उन्होंने ऐसा कहा उस वक्त रजा साहब सिर्फ उसकी ओर देखते ही रह गए और उन्होंने पूरी तरह से लेखिका का अथवा सुजाता बजाज जी का जो इंटरव्यू है वह इंटरव्यू पूरी तरह से लिया। उनके बीच में बहुत सारे बातें हुई और बातें करते करते अचानक से उन्होंने लेखिका से पूछा कि आप कौन कौन सा काम करती है अथवा क्या क्या करती है। और उस वक्त मैंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। और जिस वक्त मैंने यह बात बताई उस वक्त वह तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मतलब जो भी मैंने चित्रकारी का काम किया था वह सारा काम पुणे में था और मैंने उन्हें यह बताया भी। लेकिन जिस वक्त रजा साहब को मैंने यह बताया उस वक्त उन्होंने कहा कि चलो पुणे। और ताज होटल के सामने से हमने जो टैक्सी है वह टैक्सी ली और सीधा पूना पहुंचे। पूना पहुंचने के बाद उन्होंने मेरा जो सारा काम था वह काम देख लिया और देखकर उन्होंने एक ही बात कही कि आपको पेरिस आना है क्योंकि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। मतलब यहाँ पर उनका महत्वपूर्ण और एक गुण दिखाई देता है कि छोटी सी छोटी भी कोई बात हो तो उस बात को लेकर वह उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्योंकि कोई भी बात करते वक्त बड़ी ही तन्मयता से मतलब एकाग्रता से, लगन के साथ वह काम किया करते थे। जिसमें से यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि पेंटिंग, कोई भी उनकी पेंटिंग जिस वक्त बिक जाती थी उस वक्त पेंटिंग बिकने के बाद जो पैकिंग है उस पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। और कोई इस काम में उनकी मदद करना चाहता तो उसे वह साफ मना कर देते थे। किसी को हाथ भी वह लगाने नहीं देते थे क्योंकि वह अपना काम करते समय बड़े ही करीने से मतलब व्यवस्थित रूप से, जो भी कोई पैकिंग का काम है वह पैकिंग का काम बड़े ही व्यवस्थित रूप से धैर्य के साथ कर देते थे। वे कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते
या कुछ और लिखते थे, मत पूछिए। हर अक्षर हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मतलब यहाँ पर जिस वक्त वह कोई भी पैकिंग करते थे, उस वक्त उसे पैकिंग करते समय हमेशा वह कहते थे कि जो लड़की है वो लड़की ससुराल जा रही है और इसलिए उसे हमें क्या करना है, संभाल कर भेजना है। जैसे कि किसी भी लड़की की शादी हो जाने के बाद उसके माता पिता उसे संभाल कर उसके ससुराल को भेज देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भी कोई चीज़ अथवा जो भी कोई वो पैकिंग करते थे, उस वक्त उसे पैकिंग करने के बाद उन्हें लगता था कि यह भी एक लड़की है और वह ससुराल जा रही है और उसे हमें क्या करना है, संभाल कर भेजना है। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब वह किसी को भी पत्र लिखते थे अथवा कुछ भी लिखते थे, तो उस वक्त हर अक्षर हर पंक्ति को वह नाप तोल कर मतलब सोच विचार कर अथवा सोच समझ कर लिखते थे। कोई भी बात वह उस पत्र में अथवा कोई भी कुछ बात लिखते समय उसमें वह उसका लेखन करते समय सोच समझ कर करते थे। और उसके साथ साथ जो फूल है वह फूल भी उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब यहाँ पर सुनीता बजाज जी एक घटना बताना चाहती है और वह घटना अथवा इस प्रसंग से हमें यह बताना चाहती है कि रजा साहब के मन में किस प्रकार से मानव मात्र के प्रति प्रेम रहता था, यह हमें यहाँ पर बताना चाहती है। जैसे कि 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन जो ट्रेन है वह ट्रेन लेट थी। लेट ट्रेन होने के बाद भी रजा साहब स्टेशन पर देर रात तक मेरा इंतज़ार करते रहे और जब मैं स्टेशन पर पहुंची उसी वक्त मुझे लेकर वह हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनकी दूसरी बात बताई गई है कि बात इस प्रकार से थी कि लेखिका एक दिन बीमार पड़ी हुई थी, अपने कमरे में वह बीमार होकर लेटी हुई थी। लेकिन जिस वक्त रजा साहब को यह बात मालूम हुई, उस वक्त रात के 11 बजे साहब लेखिका के लिए जो दवा है वह दवा लेकर चले गए। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय रेस्टोरेंट का जो खाना है वह खाना भी उन्होंने पैक करवा कर मुझे दे दिया। और उसके आगे जाकर उन्होंने जो मेरे घर वाले थे उन घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप लोग चिंता मत करें, क्योंकि यहाँ पर पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए मैं स्वयं हूँ। मतलब बच्चों, हमें यहाँ पर भी लेखिका इस उदाहरण के द्वारा अथवा इस घटना के द्वारा यह बताना चाहती है कि रजा साहब के मन में किस प्रकार से मानवता के प्रति प्रेम की भावना थी अथवा दूसरों को सहायता करने की, दूसरों को मदद करने की भावना उनके मन में कैसे रहती थी, यह हमें यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा दिखाई देता है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। समालोचक का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का गुण दोष बताने
वाला जिसे समालोचक कहा जाता है। लेखिका यहाँ पर बताती है कि हर वक्त जब भी हम कोई भी पेंटिंग पूरी करते थे, दोनों मिलकर जब भी हम कोई भी पेंटिंग पूरी करते थे, उस वक्त सबसे पहले जो भी कोई पेंटिंग हमने तैयार की है, वह पेंटिंग एक दूसरे को दिखाने का काम करते थे। और वह पेंटिंग एक दूसरे को इसलिए बताते थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। हम दोनों एक दूसरे को पेंटिंग क्यों दिखाते थे? क्योंकि जो पेंटिंग है उस पेंटिंग में कोई दोष है क्या, यह बताने के लिए अथवा यह पहचानने के लिए हम क्या करते थे, एक दूसरे को जो भी कोई पेंटिंग है वह पेंटिंग दिखाते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका यहाँ पर बताती है कि हम दोनों ने मिलकर मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की जो प्रदर्शनियां थी, उस प्रदर्शनियों को हमने किया। लेकिन जिस वक्त हम उस प्रदर्शनियों को लेकर जाते थे, उस वक्त कभी भी हम दोनों के बीच में विवाद मतलब मतभेद, कभी भी हम दोनों के बीच में मतभेद नहीं हुए अथवा विवाद नहीं हुआ। और उसका मुख्य कारण यह था कि हमेशा रजा साहब के मन में स्नेह मतलब प्रेम, जो प्रेम की भावना थी, जो अपनेपन की भावना थी, वह अपनेपन की भावना होने के कारण, स्नेह की भावना होने के कारण कभी भी हमारे बीच में जो मतभेद है, जो विवाद है, वह विवाद नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मतलब बच्चों, यहाँ पर लेखिका रजा साहब की जो जिज्ञासा उठती है अथवा किसी भी कृति के प्रति उनके मन में किस प्रकार से लगाव रहता था, यह बताने का काम लेखिका करती है। जैसे भाषा को लेकर वह बताती है कि हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत ही अच्छी रहती थी उनकी। लेकिन सिर्फ हिंदी ही उर्दू नहीं, बल्कि इस भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच भी वह बहुत ही अच्छी तरह से लिखते थे। इतना ही नहीं, बल्कि जो कविताएं थी, उस कविताओं से उन्हें बहुत सारा प्यार था। और कविताओं से प्यार होने के कारण शेर गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने वह बड़े ही प्यार से सुनते थे अथवा उन्हें आदत थी। आगे जाकर लेखिका बताती है कि एक डायरी हमेशा वह अपने पास रखते थे और उस डायरी में हर सुंदर चीज को वह लिख लिया करते थे। जो भी कोई चीज उन्हें सुंदर लगती थी, उस सुंदर चीज को वह अपनी डायरी में नोट करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। लेखिका की जो बेटी है उसका नाम है हेलेना, और जो हेलेना है वह हेलेना क्या करती थी, बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती थी। और वह हिंदी बोलने के कारण रजा साहब को लेखिका की बेटी पर हमेशा गर्व रहता था। और गर्व होने के साथ साथ रजा साहब भी लेखिका की बेटी मतलब हेलेना से हमेशा वह क्या करते थे, शुद्ध हिंदी भाषा में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए।
मतलब लेखिका यहाँ पर यह बताती है कि उन्हें किस प्रकार का खाना पसंद रहता था, जिसके लिए वह कहती है कि रजा साहब को हमेशा अच्छा खाने का बहुत ही शौक रहता था, जिसमें दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में उनकी जो जान थी वह जान फंसी रहती थी अथवा उनकी जान अटकी रहती थी। और इसलिए मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें भिजवा करती थी। और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके जो फ्रांसीसी दोस्त थे उन दोस्तों के लिए भी मैं क्या करती थी, भारतीय शाकाहारी खाना बनवा कर बेचती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। यहाँ कृतियाँ का अर्थ है रचनाएं। कृतियाँ का अर्थ क्या लिया गया है, रचनाएं। और भूमिका का मतलब है भागीदारी। और एंजल गार्जियन का अर्थ है एक अभिभावक अथवा देवात्मा जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेखिका बताती है कि जिस वक्त रजा साहब की मृत्यु की खबर, उनके जाने की खबर उनके फ्रांसीसी दोस्तों को देने के लिए मैं उनके घर पर गई, उस वक्त उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ, काफ़ी सारी रचनाएं मुझे वहाँ पर दोबारा देखने का मौका मिल गया। और मैं हमेशा कहती थी रजा साहब को कि आप मेरे एंजियल गार्जियन हो। तो वह क्या कर लेते थे, उस समय सिर्फ मुस्कुराने का काम करते थे। लेकिन सन 2000 के बाद वह कहने लगे कि अब से हमारी जो भूमिका है वह भूमिका बदल गई है, हमारी भागीदारी वहाँ पर बदल गई है और तुम ही मेरी क्या बन चुकी हो, एंजल गार्जियन बन चुकी हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं रहा। इस प्रकार छात्रों हमें जो मेरे रजा साहब, यह जो पाठ है वह पाठ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने रजा साहब के साथ बिताई हुई यादें या संस्मरण लिखा है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, रजा साहब की चित्रकला, युवा कलाकार को प्रोत्साहन आदि गुणों को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एक गुरु शिष्य का नाता कैसे होता है यह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जीवन में गुरु का महत्व किस प्रकार से रहता है यह हमें इस पाठ के द्वारा सीखने को मिलता है। आप सभी छात्र इस पाठ का 2-3 बार पठन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ की स्वाध्याय कृतियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।